Hello students, my name is Shashi and I am your today's science tutor. Welcome to EduVis classes for science. Today we are going to study a chapter of standard 7th जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट. ठीक है, आपने चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ के क्वेश्चंस तो बहुत सॉल्व किए होंगे, बट टुडे आज हम क्या करेंगे, हम उस चैप्टर को ही क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे और जैसे ही हम क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते जाएंगे हमारे चैप्टर के कंसेप्ट भी कंप्लीट होते जाएंगे. सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वंडरफुल सेशन एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, जैसे कि मैंने पहले कहा, न्यूट्रिशन इन प्लांट. उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनके आंसर्स को जानेंगे और साथ ही साथ हम कॉन्सेप्ट्स को भी जान जाएंगे. सो स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि प्लीज कॉल और व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर जो आपके स्क्रीन पे है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए एनरोल होना है, रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस के लिए. और स्टूडेंट्स, आपको जो भी डाउट आते हैं ड्यूरिंग द क्लास, आप उन डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. उनका रिप्लाई हम वहां पे उन्हें हम रिप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे. सो अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. तो चैप्टर का नाम फिर से मैं बता देती हूँ, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट. इस चैप्टर में हम प्लांट्स जो हमें न्यूट्रिशन देते हैं उनके बारे में डिटेल में जानेंगे. सो सबसे पहली बात, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मेरे दिमाग में आ रही है कि ये न्यूट्रिशन होता क्या है. ठीक है, तो चलो हम पहले इस न्यूट्रिशन को जानने के लिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उनके आंसर्स को जानते हैं. सो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि फूड्स के कंपोनेंट क्या है. नेम द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द फूड. ओके, फूड में कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. फूड में प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट. ये कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है जनरली सीरियल से और बहुत सी होल ग्रेन से आप कह सकते हैं. से दूसरा न्यूट्रिएंट है या फूड का जो कंपोनेंट है वो है प्रोटीन. ये हमें मिलता है पल्सेस से, दालों से. इसके साथ साथ प्रोटीन के और भी कई सोर्स हैं. फैट्स, इसका जो मेन सोर्स है वो हम कह सकते हैं मिल्क है या मीट है. इन सब चीजों से भी हमें प्रोटीन मिलता है. उसके बाद आते हैं विटामिन एंड मिनरल, जो कि हमें डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलते हैं. ओके, आप सभी अपनी नोट मेकिंग नोटबुक में इन सारे पॉइंट्स को नोट करते जाओ. एक बार आप इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लोगे, आपके चैप्टर के कंसेप्ट साइड बाय साइड और कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है, ये जो कंपोनेंट है फूड के, दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी. ये जो फूड के कंपोनेंट है इन्हें हम न्यूट्रिएंट कहते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है. तो हमने यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट क्या जाना कि जो फूड है उसके कई कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल. और ये सारे कंपोनेंट ही क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स. और ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है. ठीक है, इन न्यूट्रिएंट्स के रोल को और अच्छे से जान लेते हैं फिर से एक क्वेश्चन के थ्रू. व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट का क्या काम है, क्या जरूरत है इन न्यूट्रिएंट्स को लेने की. सो द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. ये न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, हमें ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. हमारी बॉडी में अगर कहीं डैमेज है, कोई वियर एंड टियर है, उसको रिपेयर करता है. साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एनर्जी प्रोवाइड करता है. Isn't it? ये एनर्जी देता है फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेस. डिफरेंट लाइफ प्रोसेस जैसे कि जो हमारे लाइफ प्रोसेस चल रहे हैं, जो प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं जिनकी वजह से हम सरवाइव कर पा रहे हैं, जैसे कि डाइजेशन, जैसे कि रेस्पिरेशन, जैसे कि एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन. ये सारे क्या है, लाइफ प्रोसेस हैं. और इन लाइफ प्रोसेसेस के लिए एनर्जी हमें कौन देता है, हमारी बॉडी में जाने वाला न्यूट्रिएंट. ओके, आई होप आप सभी इन पॉइंट्स को नोट करते जा रहे होंगे. चलिए अब हम इस चैप्टर के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू सॉल्व करते हैं. सो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ रहा है, व्हाट इज न्यूट्रिशन. ठीक है, मेनली न्यूट्रिशन को दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है. हम इन्हें वन बाय वन देख लेते हैं.
Nutrition is mode of taking food by an organism and its utilization by the body. आपने खाना तो खा लिया, लेकिन उसका बॉडी को यूटिलाइज करना भी न्यूट्रिशन में ही आता है. ठीक है. देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. पहला है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड फॉर देमसेल्फ from simple substances is called autotrophic nutrition. Therefore, plants are called autotrophs. Okay, जैसे कि मैंने कहा न्यूट्रिशन के दो मेथड्स हैं. पहला है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है अपना खाना खुद बनाता है, मेक देयर ओन फूड और मेक फूड फॉर देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, उसे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. जैसे कि प्लांट्स. ठीक है. प्लांट्स आर द लार्जेस्ट और यू कैन से द प्रोड्यूसर्स, जो कि खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं. हम किचन में खड़े होकर खाना बना रहे हैं, दैट इज नॉट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ओके, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जो अपने इन्वायरमेंट में मिलने वाली चीजों से ही अपना फूड बनाए, जैसे कि प्लांट. वहीं दूसरी ओर आता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ठीक, इसका अपोजिट द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट. इसमें हम प्लांट द्वारा बनाए गए खाने को एज इट इज कंज्यूम कर लेते हैं. इसलिए ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स. ओके, वी ह्यूमन और जो एनिमल्स हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्लांट्स ही हैं जो हमारी खाने की पूर्ति कर रहे हैं. इसलिए हम जो है प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, और इसलिए हम हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं. तो कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गए? अगला कंसेप्ट हमने क्या जाना? मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में. हाउ मेनी मोड ऑफ न्यूट्रिशन? टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ एक नए क्वेश्चन के साथ. ये ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स में क्या डिफरेंस है? हमने ये तो पढ़ लिया, ये कंसेप्ट तो हमें क्लियर हो गया कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में. क्योंकि उनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है इसलिए वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं. वहीं पे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है. क्योंकि उनमें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं. तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है दैट गिव्स सम पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप. तो हम ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस को जानते हैं. पहला है डिफरेंस है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड by themselves from simple substances by the process of photosynthesis is called autotrophic nutrition and therefore plants are autotrophs. Okay? क्योंकि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं by the process of photosynthesis, इसलिए वो autotrophs हैं. वहीं दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन प्रिपेयर्ड फूड बाय प्लांट. ओके, जो प्लांट्स ने खाना बनाया है उस फूड को वो एज इट इज या उस फूड को हम प्लांट से लेते हैं, एंड दस ह्यूमन एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स. तो ऑटोट्रॉप्स कौन हो गए? जिनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. हेटेरोट्रॉप्स कौन हो गए? जिनमें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. अगर मैं ऑटोट्रॉप्स की बात करूं, ऑटोट्रॉप्स कौन है? प्लांट्स हैं. प्लांट्स का कलर क्या है? ग्रीन है. ग्रीन क्यों है? बिकॉज सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट दैट हैव क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल का मेन फंक्शन क्या होता है? सनलाइट को कैप्चर करना ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके. वही हेटेरोट्रॉप्स तो अपना खाना खुद बना नहीं रहे हैं, इसलिए उनकी सेल्स में क्लोरोफिल नहीं होता है. दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट, दे डोंट हैव क्लोरोफिल. क्योंकि वो करेंगे क्या जब उन्हें अपना खाना खुद बनाना ही नहीं है. नेक्स्ट डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे आते हैं. दीज आर प्लांट्स एंड हेंस कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस. ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? प्लांट्स हैं. और आपने कभी प्लांट्स को एक जगह से दूसरी जगह जाते देखा है? नहीं. तो ये एक जगह पर ही रहते हैं और वहीं पे अपना खाना विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर अपना खाना खुद बनाते हैं. वहीं अगर मैं हेटेरोट्रॉप्स की बात करूं तो एनिमल और ह्यूमन भी ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं क्योंकि इन्हें अपना खाना ढूंढना पड़ता है. सो heterotrophs can move from one place to another in search of food and shelter.
isn't it? अब खाना ढूंढना है तो एक जगह बैठे बैठे खाना नहीं मिल सकता, हम खाना नहीं बना सकते हैं, हम ह्यूमन बीन और एनिमल, तो हमें खाना जहाँ बना हुआ है वहां ढूंढने जाना पड़ेगा, हमें फ्रूट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, ग्रेन्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, तब हम उसे कंज्यूम कर पाएंगे. सो ऑटोट्रॉप्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, whereas heterotrophs can move, or heterotrophs have to move from one place to another for food and shelter. ठीक है. ऑटोट्रॉप्स के कुछ कॉमन एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, ठीक है, और हेटरोट्रॉप्स, cows, buffalo, horses, humans and all other organisms are example of heterotrophs. So ये इस क्वेश्चन के थ्रू हमने क्या जाना, हमने ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप के कंसेप्ट को मोर डिटेल्ड वे में जान लिया. ओके, मैं आपको फिर कहती हूँ, आपको अगर कोई भी डाउट है प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ताकि हम इस चैप्टर के कंसेप्ट्स को और क्लियरली जान पाए. सो द नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है, गिव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. सी, जैसे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को जानना जरूरी है. जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग, जैसे हम खाना कहाँ बनाते हैं, किचन में बनाते हैं. किचन में हम डिफरेंट अलग अलग इंग्रेडिएंट यूज करते हैं. जैसे अगर हमें एक सब्जी बनानी है तो हमें वो एक सब्जी चाहिए होगी वेजिटेबल, फिर हम उसमें डालने के लिए हमें मसाले चाहिए होंगे, हमें नमक चाहिए होगा, हमें मिर्ची चाहिए होगी, हमें ऑयल चाहिए होगा, हमें एक कुकिंग गैस चाहिए होगी जो कि हीट दे, और जब तक गैस नहीं है तब तक तो खाना वैसे भी नहीं पक सकता. तो किचन में हम अपनी गैस पे यानी हीट पे क्या करते हैं, हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को, सामान को मिक्स करते हैं और अपने लिए एक अच्छी सी सब्जी बनाते हैं. तो ये हमारा काम कहाँ हुआ, किचन में. ओके, जहां पे हम खाना बनाते हैं उस जगह को किचन कहते हैं. उसी तरीके से जो प्लांट का किचन है वो है प्लांट की लीफ, क्योंकि इसी लीफ में प्लांट जो है डिफरेंट इंग्रेडिएंट, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि वाटर, ठीक है, और हीट किससे मिलती है, और या सिंपल कहो या जैसे कि सनलाइट, ठीक है, सनलाइट एक इंग्रेडिएंट हो गया, एक इंग्रेडिएंट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, एक इंग्रेडिएंट हो गया वाटर. इन सबको मिक्स करके जो प्लांट का किचन है, यानी जो पेड़ की पत्तियां हैं, उसमें प्लांट अपना खाना बनाता है. इसलिए इस लीफ के स्ट्रक्चर को जानना भी जरूरी है. ठीक है. सो सबसे पहले अगर लीफ के बाहरी आउटर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो उसमें एक लेमेला होगा. ओके, देन लीफ ये टिप होती है, लीफ का स्ट्रक्चर आप सभी ने देखा है. मिड रिब होगी जो कि ठीक पत्ती के बीच से होती हुई गुजरती है. देन मार्जिन होगी, एंड आप देखोगे मिड रिब जो होती है उसके साइड में और ब्रांच जैसी स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम कहते हैं वेन. और ये जो पत्ती है या जो लीफ है ये ब्रांच से पिटियोल के थ्रू जुड़ी होती है. ठीक है. So lamella, midrib, veins come together and make up a leaf, are found attached to stem via stalk. Stalk को हम क्या कहते हैं, petiole. ठीक है. अब अगर लीफ के अंदर थोड़ा देखा जाए तो क्या मिलता है, there are tiny pores present on the surface of leaf that are known as stomata. They help in gaseous exchange. वो गैस के एक्सचेंज यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेन देन में काम आते हैं. Carbon dioxide required for photosynthesis is absorbed by these pores, and oxygen which is released as a byproduct also happen by these pores. अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेता है और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस का एक प्रोडक्ट है उसको बाहर एनवायरनमेंट में देता है. तो ये जो दोनों गैसेस का आदान प्रदान है ये होता कहाँ से है, जो स्टोमेटा जो लीफ में है उसी से होता है. ठीक है. Now, opening or closing of stomata is guarded by guard cell. Now, जो opening और closing है stomata की, is takes place by guard cells. Okay? जो guard cells होती हैं, जो कि stomata का जो पोर है उसको उसकी रखवाली करती हैं कि कब हमें इसे close करना है और कब हमें इसे ओपन करना है, क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट काम नहीं करती रहती है ना. तो जो प्लांट के स्टोमेटा है ये भी आउटर जो भी बाहरी प्रक्रिया है, जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से ओपन और क्लोज होते हैं. सो ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ लीफ.
ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? इस लीफ में होती है। क्यों? क्योंकि इस लीफ को जो है हम किचन ऑफ प्लांट कहते हैं, और इस लीफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो होती है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि सनलाइट को कैप्चर करता है। क्योंकि किचन यही है तो सब कुछ यही होना चाहिए, इसलिए सारी सुविधाएं लीफ में है ताकि प्लांट्स अपना खाना बना सके। नाउ अब हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में जाना कि लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट अपना खाना बनाते हैं। बट इस फोटोसिंथेसिस के कॉन्सेप्ट क्या है? हम इस फोटोसिंथेसिस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं इस क्वेश्चन के द्वारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिफाइन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिंपल शब्दों में, इन अ सिंपल डेफिनेशन, photosynthesis is the process in which light energy is converted to chemical energy in the form of carbohydrate or sugar. ठीक है, आप सभी इसे प्लीज अपनी नोट मेकिंग नोटबुक में नोट डाउन करें। ये जो प्लांट की लीफ है, यहाँ पे क्या होगा? इसमें सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करती है लीफ, जो भी इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्या रिलीज करती है? ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। ओके, हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तीनों इंग्रेडिएंट जब यूज होते हैं, लीफ में पहुंचते हैं, उसके बाद जो लीफ है ये कार्बोहाइड्रेट बनाती है और ऑक्सीजन ऐसा बाय प्रोडक्ट बनाती है। तो ये ऑक्सीजन वापस एनवायरमेंट में चला जाता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बोहाइड्रेट जो है एज अ फूड जो है प्रिपेयर होता है। यहाँ पे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है? इस प्रोसेस को जानने, इस चीज को जानने के लिए हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में जानना होगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हो रहा है उसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहला, जैसे कि सनलाइट, वो हमें कहाँ से मिलता है? सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय लीफ यूजिंग द क्लोरोफिल्स दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, पहले से जो प्रेजेंट है। वहीं जो वाटर है उसको क्या करता है प्लांट? सॉइल से एब्सॉर्ब करता है। वाटर इज प्रेजेंट इन सॉइल, द रूट्स ऑफ प्लांट एब्सॉर्ब दिस वाटर फ्रॉम द सॉइल. This is then carried through a pipe-like vessel to the leaves. और ये pipe-like vessels जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब पढ़ेंगे, जाइलम कहा जाता है, जो कि प्लांट में वाटर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जाइलम वेसल्स। ठीक है, वहीं तीसरा इंग्रेडिएंट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट होता है? एयर में। इट एंटर्स द लीफ थ्रू सम स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस, और इन स्मॉल ओपनिंग्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था, जो प्लांट की लीफ में स्मॉल ओपनिंग्स है जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में एंटर करती है। वहीं फोटोसिंथेसिस के बाद जो ऑक्सीजन बनता है वो उसी स्टोमेटा के पोर के थ्रू बाहर इन्वायरमेंट या बाहर एनवायरमेंट में वापस आता है। ओके, सो हमारे पास सनलाइट मिल गया, वाटर मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। सो दीज थिंग्स ब्रॉट टुगेदर इन लीफ ऑफ द प्लांट सो दैट प्लांट कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग देयर फूड, ताकि प्लांट जो है अपना खाना बनाना शुरू कर सके। ये सारी चीजें कंबाइन होती हैं। इट कंबाइंस कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, और सनलाइट कौन कैप्चर करता है? क्लोरोफिल, ताकि क्या बन सके? फूड. So this process is called photosynthesis. Okay. Once this process of photosynthesis is completed, the plant produces food in the form of carbohydrate and releases oxygen. ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को देखें, CO2
H2O gives you C6H12O6। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने का मतलब है लाइट एनर्जी जो कि हमें सन से मिली उसकी एनर्जी को हमने केमिकल यानी एक केमिकल एनर्जी या केमिकल कंपाउंड या बॉन्ड के फॉर्म में चेंज कर दिया। जैसे C6H12O6 ये क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है या जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया, इसलिए हम इसे केमिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होता है तो हमें क्या मिलता है, ओके यहाँ पे शुगर यानी कि C6H12O6 जिसे हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। देन हमें ऑक्सीजन मिलता है और हमें क्या मिलता है, वाटर यानी H2O भी फोटोसिंथेसिस में थोड़ा बहुत रिलीज होता है। इज इट क्लियर? सो ये पूरी एक इक्वेशन है या केमिकल इक्वेशन कह लो फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई होप फोटोसिंथेसिस का कंसेप्ट सभी को क्लियर हो गया होगा। आपको जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वहां पे हम आंसर करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और चैप्टर के अगले कंसेप्ट को समझते हैं। ये पूछा गया है सम प्लांट्स आर विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। सभी पेड़ की पत्तियां एकदम हरी नहीं होती, कुछ पेड़ की पत्तियां हमने देखी होंगी जो डीप रेड होती हैं, कुछ की वायलेट सी भी होती हैं, कुछ की ब्राउन भी होती हैं। तो क्या इसका मतलब है, व्हाट डू यू थिंक, आर दीज लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस? क्या लगता है आपको, इनमें फोटोसिंथेसिस होती है? Yes, non-green leaves also have chlorophyll but in a very tiny amount. And this small amount of chlorophyll help the plant to photosynthesize and produce its own food. So कोई भी plant की लीव ऐसी नहीं होगी जिसमें chlorophyll ना हो। होता क्या है, जिनमें डीप रेड, वायलेट और ब्राउन कलर के जो है उनमें कुछ पिगमेंट जैसे कि येलो, ऑरेंज और पर्पल पिगमेंट जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनका ग्रीन जो कलर है वो छुप सा जाता है, या क्लोरोफिल या जो ग्रीन कलर का जो क्लोरोफिल है वो उतना डोमिनेट नहीं कर पाता है। सो इन दीज नॉन ग्रीन लीव्स द अदर पिगमेंट सच एज येलो, ऑरेंज और पर्पल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन लॉट मोर क्वांटिटीज when compared to chlorophyll. So they dominate the chlorophyll and we can only see the non-green color. Non-green color जैसे कि red, violet, brown leaves. Such leaves are known as variegated leaves. इन leaves को क्या कहा जाता है, variegated leaf, जिनमें दूसरे कलर्स अदर देन ग्रीन कलर जो है ज्यादा डोमिनेट करते हैं। Okay? Variegated leaves are the colorful leaves that contain the pigment chlorophyll along with red, orange एंड ब्राउन पिगमेंट्स। क्लोरोफिल तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर क्लोरोफिल नहीं है तो वो प्लांट ही नहीं है। ओके, प्लांट में क्लोरोफिल होगा, बट जो वेरीगेटेड लीव्स वाले प्लांट्स होते हैं या जो वेरीगेटेड लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल की मात्रा बाकी पिगमेंट से कम होती है। Here the green color of chlorophyll is masked by other colored pigment. Okay? Therefore, even though the leaves don't appear green, they are still able to perform photosynthesis. इसका मतलब है अगर पत्ती हमें एकदम ग्रीन नहीं दिख रही है, वो में रेड, वायलेट या ब्राउनिश कलर की दिख रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, उसमें भी फोटोसिंथेसिस हो रही है, तभी वो प्लांट सरवाइव कर पा रहा है। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। ये बहुत कॉमन सा डाउट है जो आप कई बार बच्चों के मन में आता है, सो प्लीज इसे नोट डाउन करें। ओके, सो अगर आपको कोई डाउट हो प्लीज कमेंट। आई होप ये सभी ने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस चैप्टर के नए कॉन्सेप्ट को, अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, हाउ वाटर एंड मिनरल एब्सॉर्ब्ड बाय रूट रीच द लीव्स। रूट ने वाटर और मिनरल तो एब्सॉर्ब कर लिया, पर वो प्लांट की सबसे ऊपर वाली लीव्स तक पहुंचा कैसे? ठीक है, हम इसको जान लेते हैं। अगेन, वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय वेसल्स। जैसे कि मैंने बताया ना, वेसल जो कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो रूट से स्टेम तक या पूरे प्लांट में वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करती है, which run like pipes throughout the root, stem and the branches and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrient to reach the leaves. और उन्हें हम क्या कहते हैं? They are called vessels. These vessels form transport system in plants.
प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। किस चीज का ट्रांसपोर्ट? वाटर एंड मिनरल का। ठीक है, मेनली मैंने बताया था ना, मेनली उस वेसल का नाम क्या है? जाइलम। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव्स ऑफ द प्लांट। रूट से प्लांट की लीफ तक ले जाने का जो ट्रांसपोर्ट वाला काम है वो जाइलम वेसल्स करते हैं। इनका काम ही है सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करना, उस वाटर में जो भी डिजॉल्व, उसके साथ साथ जो जो मिनरल और न्यूट्रिएंट आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करना और प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Why is the sun ultimate source of energy? सन जो है कहा जाता है कि एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, isn't it? जिसका कोई यू कह लो अंत नहीं है, इतनी एनर्जी, पर ऐसा क्यों? चलिए इसके आंसर को जानते हैं और चैप्टर के एक और कंसेप्ट को समझते हैं। The solar energy is captured by leaves and stored in plant in the form of food. प्लांट्स का काम क्या है? वो लाइट एनर्जी को किस में चेंज करता है? केमिकल एनर्जी में। यानी वो सनलाइट की जो एनर्जी है उसको कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर करके रख रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, एज वी नो दैट फूड चेन बिगिंस विद सन। फूड चेन जो है सन से शुरू होती है, क्योंकि प्लांट जब सनलाइट एब्जॉर्ब करता है तभी आगे का प्रोसेस यानी जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं वो होता है। प्लांट गेट देयर एनर्जी बाय फोटोसिंथेसाइजिंग सनलाइट इनटू एनर्जी। एंड हर्बीवोर्स, जैसे कि जो ग्रीन प्लांट ईटिंग ऑर्गेनिज्म है या जो भी प्लांट का डायरेक्ट प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग भी हरी साग सब्जियां खाते हैं। ओके, सो जो हर्बीवोर्स हैं ईट दोस प्लांट टू गेट एनर्जी। प्लांट ने क्या किया? सनलाइट की एनर्जी से अपने लिए फूड बनाया, उस फूड को हर्बीवोर्स ने कंज्यूम किया, तो वो एनर्जी कहाँ पहुंची? हर्बीवोर्स के पास पहुंची। अब उन हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स यानी जो मांसाहारी जानवर होते हैं उन्होंने खाया। कार्निवोर्स who then eat the herbivores are getting the sunlight passed along from sun to plants to herbivore to carnivore। ठीक है, जब उन्होंने खाया तो वो जो एनर्जी थी फ्रॉम सन जो कि प्लांट में आई थी, फ्रॉम प्लांट जो कि हर्बीवोर्स में आई थी, वो अब कहाँ पहुंच गई? कार्निवोर में। यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है? एनर्जी फ्रॉम द सन। वो इस तरीके से फूड चेन में चलता है। इसीलिए हम कहते हैं द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अगर आप इन सभी क्वेश्चन और आंसर्स को ध्यान से पढ़ लेते हैं, नोट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको चैप्टर के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट पढ़ पढ़ के क्वेश्चन तो हम बहुत सॉल्व करते हैं, बट अगर कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में सॉल्व किया जाए तो उससे हमारी स्टडी और इजी हो जाती है। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट कैन नॉट। लीव्स में ऐसा क्या स्पेशल है? ऑब्वियसली आप सभी को अब तक पता चल गया होगा लीव्स में ऐसा क्या स्पेशल है। सबसे पहली स्पेशल चीज है, लीव्स ऑफ प्लांट हैव क्लोरोप्लास्ट दैट कंटेन क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। और जब सनलाइट से एनर्जी आ गई, हमारे पास लीव्स में क्लोरोफिल है, तो इस एनर्जी को यूज करके दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, and it is the site where reaction of photosynthesis takes place। इसलिए लीव्स में क्योंकि क्लोरोफिल है जो कि सनलाइट को कैप्चर कर सकता है, स्टोमाटा है जो कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसी कारण से लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लीव्स आर नोन एज द किचन ऑफ प्लांट बिकॉज देयर इन लीव्स ऑल नेसेसरी इंग्रेडिएंट दैट इज chlorophyll, water and carbon dioxide are present for making food। Food means carbohydrate और sugar। ठीक है, लेकिन एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लीव्स के अलावा, ग्रीन लीव्स के अलावा जो प्लांट का जैसे जो कुछ ग्रीन पार्ट होता है या ग्रीन स्टेम होती है, वहां पे भी कुछ अमाउंट में फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि वहां पे भी कुछ बहुत ही लेस और बहुत कम अमाउंट में स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं। और ग्रीन स्टेम है तो वहां सेल्स में थोड़ा क्लोरोफिल भी होता है, इसलिए बहुत कम अमाउंट में, लेकिन यस, उन ग्रीन स्टेम या ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में भी फोटोसिंथेसिस थोड़ी बहुत होती है। पर क्योंकि बहुत थोड़ी होती है इसलिए हम
इतना उस चीज को कंसीडर नहीं करते हैं. That is why photosynthesis mainly takes place in leaves. But the process of photosynthesis can also be seen in few other green parts of plant, such as green stem and petiole of leaf, but in a very limited amount. Okay. So please note this answer also. Okay student, so अब हम क्लास के एंड पे हैं. So this is online classes फ्रॉम द एडुविस क्लासेस. ओके, आप सभी इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस में एनरोल होना है तो. ठीक है. Okay, and please like, subscribe, share and comment if there is any doubt and if there is anything that you want to say to us. So please like our video, subscribe our channel and please share as much as possible.